इन्वेस्टमेंट समिट से संदेश, स्थिर है सरकार। पॉलिसी में हमेशा राजस्थान ने ये प्रयास किया है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो। जो स्कीम, जो पॉलिसी सरकार ने रखी है, मैं समझता हूँ कि उसके कारण से इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बना है राजस्थान के अंदर। महेंद्र चौधरी का दावा, 5 साल चलेगी सरकार, 2023 में रिपीट होगी सरकार। 5 साल के लिए पब्लिक ने सरकार को बहुमत दिया है, 5 साल के लिए, और वापस भी आएगी सरकार, 2023 में भी फिर आएगी। सीएम ने निवेश मंत्र से दिया सरकार की स्थिरता का संदेश। अभी हमने इस बार ऐसा पक्का इंतजाम कर रहे हैं, सरकार किसी की भी आए तो फैसले कायम रहे। सरकार की स्थिरता पर बीजेपी का सवाल। 80 से 90 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, उसमें मंत्री भी शामिल हैं, बंगले में रह रहे हैं, दफ्तर एंटरटेन कर रहे हैं, तबादलों की सूची बना रहे हैं, गाड़ी घोड़े रखे हुए हैं, सुरक्षा रखी हुई है। स्थिरता वर्सेस अस्थिरता। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्राइम डिबेट में आज बात करेंगे जयपुर में राजस्थान इन्वेस्ट समिट 2022 से क्या क्या संदेश देने की कोशिश की गई है। कई संदेश इस समिट से देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। एक तरफ तो 11 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित हुआ है, जिसने राजस्थान की दशा और दिशा बदलने की बात इसमें कही गई है। वहीं समिट से बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि सरकार स्थिर है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार की तरफ से उप मुख्य सचेतक ने कहा कि सरकार स्थिर है और 2023 में सरकार रिपीट होगी। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने सरकार की स्थिरता के दावे को खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता है और इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। प्रदेश का सबसे बड़ा सवाल स्थिरता वर्सेस अस्थिरता, आखिरकार इस पर स्थिति क्या है, इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का सबसे बड़ा पैनल मौजूद है, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, सरकार की स्थिरता का दावा क्या मजबूत है? सवाल नंबर 2, स्थिरता का संदेश देने में आखिरकार मुख्यमंत्री और सरकार को कितनी सफलता हासिल हुई है? जिन परिस्थितियों में ये राजस्थान इन्वेस्ट समिट 2022 का आगाज हुआ है और उद्योगपतियों की मौजूदगी है, उससे संदेश क्या है? सवाल नंबर 3, स्थिरता पर बीजेपी के सवालों में आखिरकार कितना दम है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपका परिचय करवा दूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष पारिक हमारे साथ हैं और मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले स्वर्णिम जी, आप इसे शुरुआत करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री ने आज क्या क्या संदेश यहां से दिए हैं इन्वेस्टमेंट समिट से, और लगातार लंबे समय से देखिए इंतजार किया जा रहा था कोरोना की वजह से, हालांकि इसे आगे खिसकाया गया और उसके बाद आखिरकार अब आज एक माहौल राजस्थान की धरती पर तो है, कम से कम इतने उद्योगपतियों के साथ में। क्या संदेश है इसका और कितनी सफलता इससे मिली है सरकार को? देखिए, सरकार ने जो संदेश दिया वो ये दिया कि अगर गुड गवर्नेंस हो, अच्छा माहौल हो तो निवेश आता है, और यही संदेश पूरे विश्व में गया आज, जिसको लेकर के जिस कारण से आज 3000 बड़े उद्योगपति विश्व भर के, हिंदुस्तान के चुनिंदा जो टॉप उद्योगपति हैं आज राजस्थान में जुटे हैं और राजस्थान में आकर के उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। 10,44,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट हमारे आ चुका है, एमओयू हो चुके हैं, और उसमें से जो इम्प्लीमेंट होकर के 1,93,000 करोड़ तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट भी हो चुका है। तो यही संदेश है कि राजस्थान के विकास के लिए कांग्रेस की मजबूत सरकार चाहिए। कांग्रेस का जो शासन है, जिस प्रकार से हमने माहौल दिया, जिस तरह से शासन चलाया, गुड गवर्नेंस दी, उससे हमने विश्वास जगाया लोगों के बीच, जनता के बीच, उद्योगपतियों के बीच और पूरे देश भर में, कि आज बड़े से बड़े उद्योगपति जो अपने कहना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के आधार पर व्यापार करते हैं, वो आज राजस्थान में जुटे हैं, राजस्थान में इच्छुक हैं और राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा संदेश है जी। लेकिन क्या जो सरकार की ओर से प्रस्तावित जिस तरह से तय किया गया था कि आखिरकार हम उस मुकाम तक इन्वेस्टमेंट में पहुंचेंगे, क्या वो पूरा हो पाया है?
देखिए, सब सरकारें प्रयास करती हैं। हमसे हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की भी बड़े तामझाम के साथ रिसर्जेंट राजस्थान किया था, 4 लाख करोड़ के एमओयू का दावा किया था, 19,000 करोड़ रुपया भी राजस्थान नहीं आया। यहाँ तो सबमिट होने से पहले ही जो एमओयू हुए वो 520 एमओयू तो अब तक इन्वेस्टमेंट के लागू हो चुके हैं, और मैंने बताया 1,93,000 करोड़ रुपया तो इन्वेस्ट भी हो चुका है। और ये सब जो बड़े उद्योगपति आज जिस प्रकार से आए हैं, जो उन्होंने मीडिया के समक्ष और जनता के समक्ष भी अपने एमओयू होने का वर्णन किया है और बताया है, वो ये दर्शाता है कि राजस्थान में आज व्यापार के लिए, विकास के लिए अपूर्व संभावनाएं हैं। और जो आज राजस्थान सरकार ने माहौल दिया है उससे अभिभूत होकर के, उसको मान करके सब यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए स्वर्णिम जी, तैयार ठीक है, मैं होकर वापस आपके पास आ जाऊंगा और एक एक कमेंट सबका पहले हो जाए। मनीष पारिक जी, सवाल यह है कि अभी देखिए इन्वेस्टमेंट समिट चली रही है, सरकार की तरफ से यह दावा कि लक्ष्य रखा गया 11 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित हुआ है। इस पर भारतीय जनता पार्टी इतनी नेगेटिव क्यों है? क्यों राजेंद्र राठौड़ पहले ये कह देते हैं कि 90% तो आएगा ही नहीं, उससे पहले ही कह दिया कि ये तो फ्लॉप शो है, साबित होगा? क्यों राजस्थान में इस बात को लेकर के एक नेगेटिविटी विपक्ष में है? क्या अगर निवेश बाहर से आता है तो आपको उससे फायदा नहीं होगा, राजस्थान के लोगों को उससे फायदा नहीं होगा? आप तो इस बात के हमेशा समर्थक रहे हैं कि निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए, उद्योगपतियों को बढ़ावा मिलना चाहिए, तो फिर बीजेपी की आपत्ति और इतनी आशंकाएं भारतीय जनता पार्टी में क्यों है? नहीं, कोई आशंका नहीं है हेमंत जी। बात यह है, जैसे स्वर्णिम जी ने कहा, जो पिछले वाली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसमें माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, उसमें जो रिसर्जेंट राजस्थान हुआ था उसका परिणाम अभी देखने में आ रहा है। क्योंकि 2-3 साल तो लगते ही है। 16 में हुआ था, 17 में, 18 में सरकार बदल गई, कुछ कम हुआ है इन्वेस्टमेंट। अब ये कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो आ चुका, तो वो पिछले रिसर्जेंट राजस्थान का परिणाम है कि आज इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब ये तो अब होएगा ना, एक बात इसलिए। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि सरकार बदल भी जाएगी तो भी नीतियां यही रहेगी। तो बीजेपी की सरकार आने वाली है तो वो नीतियां यही रखेंगे, ये वो उनकी उम्मीद है। तो मैं दोनों बातों में कह रहा हूं कि हम नेगेटिव नहीं हैं, हम दोनों में डैम पॉजिटिव है। और मैं आपको तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हालांकि देखिए सवाल तो सरकार से ही ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आपसे मैं दरअसल जानना चाहता हूं क्योंकि राजेंद्र राठौड़ का बयान आया, उन्होंने पहले कहा कि ये पूरा का पूरा फ्लॉप शो होगा, और उसके बाद आज उन्होंने कहा कि 90% तो आएगा ही नहीं निवेश, चाहे एमओयू हो जाए। जी, मैं उसका निवेदन मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो माननीय राहुल गांधी जी हैं वो कहते हैं कि मोदी जी के मित्र हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट, और उनको साल भर गालियां बकते हैं, और अभी उनको बैठ के अडानी जी के पास उन मंच पे फोटो खिंचा रहे हैं, उनको भरोसे बैठे हैं ये। तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों को साल भर आप डिमोरलाइज कर रहे हो वो यहां इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, एक बात। दूसरी बात, सोलर एनर्जी से बड़ी उम्मीदें थी, केंद्र सरकार ने बहुत सारी सब्सिडियां दी थी, उसका इन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया और उतना सोलर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सके राजस्थान सरकार। सिंगल विंडो सिस्टम की बात थी, उसको अडॉप्ट नहीं कर सके। इनको जो सुविधा देनी थी, सस्ती बिजली की बात थी, वो सबसे महंगी बिजली कर रखी है। तो ऐसे हालात नहीं है प्रदेश में। और जैसा माननीय पूनिया जी ने कहा, 80 लोगों ने इस्तीफे दे रखे हैं, स्थिरता की तो बात ही नहीं है। ये लोग जो गाड़ी में बैठे हैं वो गलत बैठे हैं, वो तो इस्तीफा दे चुके वहां से, विधायक से, मंत्री से, और उसके बाद में यहाँ पे गाड़ी में घूम रहे हैं। तो ये जो अस्थिरता है, जिसको स्थिरता दिखाने की कोशिश हो रही है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दोनों बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने मानी है कि जो बीजेपी ने इफेक्टिव प्रोग्राम किया था उसका परिणाम आज निकल रहा है। क्योंकि 4-5 साल तो लगते ही है, 2 साल कोरोना में लग गए। जवाब दीजिए जी पारिक साहब, ठीक है, छोटा सा संक्षेप में। देखिए, मैं तो पारिक साहब की बात पे थोड़ा सा मेरे को हंसी आ रही थी, लेकिन एक बात तय है कि रिसर्जेंट राजस्थान फ्लॉप हुआ, उसको तो बीजेपी की सरकार ने भी स्वीकार कर लिया था, जनता के सामने स्वीकार किया था। अभी इनको मेरे को पता नहीं। हाँ, ये बात सही है कि अभी जो हमारा ये समिट चल रहा है, इसमें राजस्थान सरकार के जो प्रयास हैं, इन प्रयासों के कारण आज एमओयू साइन हुए। आज अब जो हमने नई नीतियां दी, हमने स्टार्टअप्स को लेकर के जो हमने फैसिलिटीज दी और जो घोषित की फैसिलिटीज, उनको लेकर के एमओयू है। रिसर्जेंट राजस्थान में ये नीतियां नहीं थी, वैसे मैं ये बता दूं, इनको जानकारी नहीं होगी। और इसमें एक चीज और मैं बता दूं, राजेंद्र राठौड़ जी जब बयान दे रहे हैं, आप जिनको लगातार कोसते हैं उनके साथ अब फोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ, इसका मैं जवाब दे देता हूं साहब, इसका भी मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, मेरी बात सुनिए, हम विरोध करते हैं केंद्र सरकार की उस नीति का, केंद्र सरकार की, मैं फिर कह रहा हूं आपको,
केंद्र सरकार की उस नीति का जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को संरक्षित किया जाए और व्यापार पर एकाधिकार कायम करने की नीति जब केंद्र सरकार बनाती है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, तो वो गलत है, उसका हम विरोध हमेशा से करते हैं और करते रहेंगे। यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी राजेंद्र राठौड़ जी के बयान का आपने जिक्र किया, तो मैं ये जो 10,44,000 करोड़ का जो निवेश आना है उसमें से 20% तो आ चुका, ये आ चुका है 20% तो, और बाकी के जो बड़े उद्योगपति हैं, चाहे लक्ष्मी मित्तल जी हो, चाहे टाटा एनर्जी के हों, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल हों, सब घोषित कर चुके हैं और एमओयू साइन करके यहां पे कहां निवेश कर रहे हैं ये भी चीज सामने आ चुकी है। तो इसलिए ये तो एक बौखलाहट है। इस बौखलाहट को स्वर्ण जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कह रहे हैं, अब पारिक साहब ने भी उसका जिक्र किया अभी, वो कह रहे हैं कि जब 80 लोगों ने इस्तीफा दे रखा है तो स्थिरता की बात कहां से हो रही है। एक तरफ आप संदेश दे रहे हैं, उप मुख्य सचेतक कह रहे हैं कि सरकार 5 साल तक चलेगी, दोबारा रिपीट होगी, दूसरी तरफ 80 लोगों के इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष के पास पेंडिंग है, या तो उन्हें वापस लीजिए। ये स्थितियां बन रही है आपकी तरफ से, इसीलिए तो वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं कि हमारे नेताओं ने यह कहा, बार बार कहा, हमेशा से कहता है कि सरकार चलाने के बाद हम 2023 में वापस पुनः जीत करके आएंगे। इस्तीफों पर बोलिए और भारतीय जनता पार्टी, सुनिए जी, मैं बिल्कुल उसी पर बोल रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि जब से हमारी सरकार प्रदेश में बनी है, इतने बौखलाए हुए हैं कि 2 महीने बाद से ही चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, मैं ये वो हैं जो विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष हैं, जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कभी राज्यसभा चुनाव पर कहते हैं, कभी 6 महीने का समय देते हैं कि इसमें गिरने वाली है, इसमें गिरने वाली है। अरे भैया, आप चुनाव हार करके आपने ये नहीं बताया कि आपने ये नहीं बताया जो वो सवाल कर रहे हैं कि इस्तीफे दिए हुए हैं उनको इस्तीफा माना जाए या नहीं माना जाए, ये तो साफ होना चाहिए ना सर। अब ये सतीश पूनिया जी के पास तो नहीं है ना, सतीश पूनिया जी पहले ये जवाब दें, उनसे पूछो, सतीश पूनिया जी चेहरे देख के आए हो तो इस कैपेसिटी में है नहीं कि वो इस पर निर्णय कर सके। हाँ, सतीश पूनिया जी बार बार भाजपा चुनाव हार रही है, इस पर वो क्या जवाब देते हैं बीजेपी को? क्या उनका पद स्थिर है आने वाले कुछ महीनों तक? इस पर अगर जवाब दें और बोलें तो बहुत बेहतर होगा। यही बता सकते हैं, पूछो उसके बारे में बताएं। आपको जो जवाब देना था वो नहीं दे रहे आप। हम तो सरकार में हैं और सरकार ये सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे या ये रहेंगे, ये हमारा कोई सवाल नहीं है। ये इन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने 80 लोगों ने इस्तीफे दे दिए, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, हमने ये नहीं कहा कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहेंगे या सचिन पायलट रहेंगे या सीपी जोशी जी बनेंगे, ये थोड़ी कहा सरकार रहेगी। उन्होंने कहा 2023 में भी पुनः सरकार बनाएंगे अपने कामों के दम पर, जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर, और जो जनता के लिए हमने विकास किया, चलिए ठीक है, मैं आता हूं पुनः सरकार बनाएंगे। पास मिथिलेश जैमिनी जी, आप कैसे देख पा रहे हैं पूरे माहौल को? एक तरफ स्थिरता अस्थिरता के आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप है और दूसरी तरफ ये इन्वेस्टमेंट समिट है। जब हमने जैमिनी साहब सवाल पूछा सोशल मीडिया पर और तमाम लोगों से इस बात को लेकर के कि क्या ये सरकार स्थिरता का संदेश इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए भी दे रही है, तो 91% लोगों ने कहा कि हां दे रही है, इससे सहमत नजर आए। आप कैसे देख पा रहे हैं इस पूरे माहौल को? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से जो प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर है उसमें इन्वेस्टमेंट समिट एक वेपन है जो ये मैसेज दे रहा है कि हम स्थिर हैं क्योंकि इतने बड़े लोग यहां आ रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल मैसेज है, एक पॉलिटिकल वॉइस क्रिएट की जा रही है। वो पब्लिक परसेप्शन में क्रिएट होती है नहीं होती है वो आला कमान को तय करना है, लेकिन ये अशोक गहलोत कैंप की तरफ से एक सोचा समझा प्लान है और जिसे पूरी तरह मार्केटिंग की जा रही है, पूरी तरह लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूं जो आम जनता की तरफ से कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। राजस्थान में जिस गौतम अडानी जी के लिए राहुल गांधी जी दिन भर पानी पी पी के गालियां बकते हैं, दिन भर उनको कोसते हैं, आज वो बगल में बैठे हुए हैं, उनके जूनियर गहलोत साहब भी खड़े हैं, सीपी जोशी साहब भी खड़े हैं। वो 60,000 करोड़ का निवेश करना चाह रहे हैं। 60,000 करोड़ में 2 मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं, दोनों मेडिकल कॉलेज में 300 करोड़। एक जोधपुर में वो बनाने जा रहे हैं स्टेडियम, उसमें 200 करोड़ 800 करोड़ 59,200 करोड़ रुपए किस पे खर्च कर रहे हैं? वो सोलर में, जिससे कोई रोजगार क्रिएट नहीं होगा। 27,000 बीघा जमीन अशोक गहलोत जी की सरकार उन्हें दे चुकी है। चारों तरफ बाउंड्री बनेगी, प्लेट्स बनेगी। प्लेट्स राजस्थान में नहीं बढ़ती है सोलर की प्लेट्स,
उसके बाद में वो बिजली राजस्थान सरकार खरीदेगी। मुझे बता दीजिए उससे कौन सा जो रोजगार क्रिएट होगा। इसकी जगह कोई सीमेंट का प्लांट लगता तो कट्टा बनता, उसका रोड ट्रांसपोर्टेशन होता। आप एक अहम सवाल है जो राजस्थानी पूछ रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट समिट के बदले आप अपनी जमीन तो कहीं नहीं लुटा रहे हैं राजस्थानियों की। ये एक सबसे अहम सवाल है क्योंकि राजस्थानियों को ये अहम सवाल। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो दिल्ली से छन छन के खबरें आ रही है कि जो एक रिबेल ग्रुप बन गया है राजस्थान में, पॉलिटिकल रिबेल ग्रुप तैयार हो गया है, उससे जिस सोनिया गांधी की दुहाई देते हैं वो सबसे ज्यादा आहत है। आज उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ ये शेयर किया कि राजस्थान के जो रिबेल ग्रुप तैयार हो गया है, जो मैसेज दे रहा है, जिस तरीके से चुनाव नहीं है उसके बाद भी आप अपने विधानसभा क्षेत्र में पैदल घूम रहे हैं, ये तमाम चीजें क्या है, ये आला कमान पर प्रेशर क्रिएट करने की। उधर सचिन पायलट हाड़ौती के दौरे पर आने वाले हैं 8 तारीख को, 9 तारीख को झालावाड़ जाने वाले हैं। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि धारीवाल जी ने अपने जो पैरेलल मीटिंग की तो वो सचिन पायलट वहां मैसेज देने जा रहे हैं कि मेरा जनाधार क्या है। और जिन महेंद्र चौधरी जी की बात कर रहे हैं वो 1500 वोटों से ही चुनाव जीते हैं और वो किसके चेहरे पे जीते हैं ये वो भी जानते हैं। ये तमाम चीजें हम रिपीट होंगे, ये होंगे, ये तमाम चीजें बातें करना बहुत आसान है। सत्ता की जो सच्चाई है उसे आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, अशोक गहलोत जी नेताओं को जोड़ने में माहिर है, लेकिन पब्लिक को जोड़ने में अगर माहिर होते तो सरकार बार बार रिपीट होती ना। अभी रिपीटेशन की बात क्यों कर रहे हो आप? पहले भी तो आपको 2-2 बार रहे हैं, फिर आप रिपीट क्यों नहीं हुए? तो आप आत्ममंथन नहीं कर रहे, आप एक शूडो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। और लोग तो आज ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट की तुलना में वैभव गहलोत को लॉन्च किया जा रहा है। और सीपी जोशी साहब के अडानी जी से बहुत अच्छे संबंध है, तो 102 में अगर वो जो कल से चल रहा है कि 102 में केवल एक ही मुख्यमंत्री बनेगा, वो है अशोक गहलोत, दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो अगर सेकंड फेज आ रहा है तो वो सीपी जोशी आ रहा है। तो कुल मिलाकर अस्थिरता का माहौल इस राजस्थान की आबो हवा में घुला हुआ है। कोई विधायक कांग्रेस साहब आप कह रहे हैं कि इससे रोजगार क्रिएट नहीं होगा, लेकिन जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रपोजल सबमिट करवाए गए हैं, उनमें ये दावा किया गया कि 11 लाख जो है लोगों को रोजगार इससे मिलेगा। खोज लीजिए सोलर में कितना रोजगार बनता है। सोलर में प्लेट या नहीं बनती, एक बार वो लग जाती है प्लेट, वो बिजली से मशीन से उसका नीचे का प्लांटेशन किया जाता है, उसके बाद सरकार उसको बिजली को खरीदती है। जमीनी साहब, कर्मचारी, कितने कर्मचारियों की जरूरत होती है आप निकाल लीजिए ना। आप ये देखिए, आपने 27,000 बीघा जमीन दी है, उस जमीन का क्या वैल्यू होगी आने वाले टाइम में? चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए। ठीक है, अडानी जी का आज 10 बार मुख्यमंत्री जी ने गौतम भाई बोला है, 10 बार गौतम भाई बोला है गौतम अडानी को, और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है अपने पुत्र को बगल में खड़ा करके, सीपी जोशी साहब को खड़ा करके, और जोधपुर में कि भाई जोधपुर में युवा वोट दे दे, इसलिए वह स्टेडियम की सौगात दिलाई है। तो ये तो स्थिरता चुनाव की तो वो साफ माहौल नजर आ रहा है ना कि वो वैभव गहलोत जी को जिताना चाहते हैं। वैभव गहलोत जी यूथ में, क्योंकि यूथ आइकॉन बनाना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि देखिए, अगर कहीं से भी निवेश आ रहा है और निवेश के लिए ही ये समिट हो रहा है, तो क्या इसे इस तरह से नहीं देखा जाए कि एक सफलता तो है सरकार की तरफ से, या मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत की ही बात कीजिए? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सफलता, तमाम योजनाएं कागजों में बहुत अच्छी लगती है। राजस्थान के इतिहास में उनसे सुंदर स्कीम बनाकर पेश करने में आज तक कोई मुख्यमंत्री माहिर नहीं है। वो किसी भी चीज को और किसी भी विधायक को अपने जाल में फंसाने में उनसे ज्यादा माहिर कोई नहीं है। लेकिन जो जनता में रिएक्शन आता है वो नेगेटिव आ रहा है। अगर गहलोत जी इसी चीज को कंट्रोल कर दे तो रिपीट हो जाए सरकार। स्वर्णिम जी जवाब दीजिए। तमाम चीजें इन्वेस्टमेंट समिट, बड़ी पारिक साहब दोनों के सवालों का जवाब दीजिए। स्वर्णिम जी जल्दी से, 1 मिनट मात्र। देखिए, मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूं हेमंत जी कि न तो पारिक साहब की पार्टी कभी इस तरह का समिट करा पाई, न इन्वेस्टमेंट समिट आज से पहले कभी क्यों नहीं करा पाई है? रिसर्जेंट राजस्थान तो समिट ही हुआ था, समिट की सफलता नहीं हुई थी, उसमें एमओयू नहीं हुए थे। आज अगर ये मेरी बात सुनिए, आज अगर सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री सब आ रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आ चुका है, तो फिर परेशानी क्या है? 10 लाख अगर नौकरियां हमारे नौजवानों को मिल जाएंगी, 10 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो क्या समस्या है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। और देखिए, जहां तक ये एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी सेक्टर में भी एनर्जी की जरूरत होती है, बिजली की। यहाँ पे कोयले की जो डिपेंडेंसी है, जो विदेश से आयात करना पड़ता था, और बार बार कोयले का हमारे यहाँ पे जो संकट खड़ा होता है पूरे देश में, उससे भी निजात मिलती है। ये सब चीजें हैं, इसीलिए लोग यहाँ आ रहे हैं। ये व्यापारी हैं, ये व्यापारी किसी से उलझ के नहीं आते। अगर उलझते तो हमारे तो जमीनी साहब भी उलझ सकते थे।
कहाँ है? जी। लेकिन क्रिटिसाइज करना और समझना धरातल पर क्या हुआ। आज हर घर में जो बिजली का बिल आता है ना, उसमें राजस्थान सरकार की सब्सिडी लिखी आती है नीचे। नहीं, और वैसे भी घट करके जमीन पैसे साहब जो आते हैं। एनर्जी और जब सेक्टर है, हॉस्पिटल जाते हैं तो इलाज 57% मुफ्त में उसमें होता है, चांसेस हैं। तो राजस्थान सरकार को जमीन दुआ साहब, देती है देखिए, जनता। सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर में चांसेस होते हैं निवेश के, तो वो एनर्जी सेक्टर में है राजस्थान के लिहाज से। देखिए, राजस्थान में सब कुछ है, लेकिन राजस्थान में इन्वेस्टमेंट का आप जिस व्यक्ति को आप गाली दे रहे हैं, जिस व्यक्ति को कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो लेकिन हैं। ऐसा तो बीजेपी भी तो करती है। बीजेपी कांग्रेस के जितने लोगों को गाली दे रही थी, भ्रष्टाचारी बता रही थी, उनको भी तो अपने में लिया है ना। तो ये एक बदलाव भी तो हो सकता है, आप इस नजरिए से भी तो देख सकते हैं। देखिए, व्यापारियों के लिए आ रहा हूं मैं, पारिक साहब आ रहा हूं, इस सवाल पर आ रहा हूं आपके पास। देखिए, आज रुपया डॉलर की तुलना में 82 रुपए 83 पैसे पहुंच गया है, ठीक है। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने साहब का मंदी आएगी, ठीक है। ऐसे में ये MOU हो रहे हैं, लेकिन जो भी इंटेलेक्चुअल ग्रुप है उसको ये लग रहा है कि एक पॉलिटिकल मैसेज, एक पॉलिटिकल वॉइस क्रिएट हो रही है, जिससे आला कमान जो आज सारे अखबारों में प्रमुखता से छप रहा है कि जल्दी आएगा, जल्दी CLP की बैठक होगी, उस पर विराम लग जाए। चतुर्वेदी जी, बिल्कुल संक्षेप में जी। देखिए, मैं तो बिल्कुल संक्षिप्त में एक ही चीज बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के गुड गवर्नेंस को देख करके व्यापारी यहां आए हैं। और जो बार बार एक बात कही जा रही है, मैंने आपको अभी स्पष्ट किया कि हम केंद्र सरकार की उस नीति का विरोध करते हैं जिस नीति में असमानता को बढ़ावा दिया जाता है और किसी व्यक्ति विशेष को जो है संरक्षित किया जाता है। हम विरोध करेंगे और आगे भी करेंगे। टाइम पास कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी घर से नहीं निकले और ये सरकार नो गवर्नेंस की स्थिति पर आ गई थी। अब गुड गवर्नेंस तो बहुत दूर की बात है। वो उससे हमारी अगर पूरी होने से पहले ही इतने निवेश अगर साइन हुए तो आप तो नहीं कह सकते ना पारिक साहब। जमानत जब्त करा करके आए हो आप, और ये ऐसी मत दशा में भूलिए। अब अपने ये गवर्नेंस एक मिनट चतुर्वेदी जी, आखिरी कमेंट उनको ठीक से दे देने। मोदी जी के कारण आ रहा है। अरे मोदी जी को खुद को इन्वेस्टमेंट ला नहीं पा रहे। मोदी जी का मित्र बताया आपने, साख तो डॉलर के साथ गिर रही है। इन्वेस्टमेंट किया है, यही कहा था मोदी जी ने। आपके मित्रों ने क्या करा है? डॉलर की कीमत के साथ राजा थे, वो जेल में गए। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं माफी चाहता हूं। मनीष पारिक जी, आपका भी शुक्रिया। और स्वर्णिम चतुर्वेदी, आपका भी शुक्रिया। जमीनी साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए ना सिर्फ एक दावे वादे ही होंगे, बल्कि इन्वेस्ट भी आएगा और राजस्थान के